हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं वो हम यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। इनमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि टू डिफरेंट वायर्स हैविंग लेंथ L1 एंड L2, दो वायर्स हैं और उनकी लेंथ जो है बेटा वो L1 L2 के बराबर है, कुछ इस तरीके से। और ये जो दोनों वायर हैं इनके कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको दिए हुए हैं A1 और A2 के बराबर। इनके लीनियर कोफिशिएंट्स दिए हैं, लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स A1 एंड A2। इनकी लेंथ जो है वो L1 और L2 के बराबर है। आपसे इनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया जाता है, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया जाता है, इनको सीरीज में ज्वाइन कर दिया जाता है। और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द इफेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, यानी इनका जो लीनियर कोफिशिएंट है एक्सपेंशन का उसका इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता यह है कि यदि हम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फिजिकल साइज का एक रॉड लेते हैं, सेम फिजिकल साइज का, यानी कि उतना ही लंबा होना चाहिए और उतना ही इसका एरिया होना चाहिए। तो मैंने एक सिंगल रॉड यहां पे अज्यूम की है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है L1 प्लस L2, और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है मैंने मान लिया वो A के बराबर है। तो इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ यदि इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दोनों का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसकी लेंथ में जो एक्सपेंशन होगा प्लस इसकी लेंथ में जो एक्सपेंशन होगा वो इस सिंगल रॉड की लेंथ में एक्सपेंशन होना चाहिए। तो मैंने यहां पे माना कि इस रॉड का टेम्परेचर मैंने डेल्टा टी से बढ़ा दिया, इस रॉड का टेम्परेचर भी मैंने डेल्टा टी से बढ़ा दिया और इस रॉड का भी टेम्परेचर मैंने डेल्टा टी से बढ़ा दिया। तो इसकी लेंथ में जो चेंज आया है दैट इज डेल्टा L1, इसकी लेंथ में जो चेंज आया है डेल्टा L2, और इसकी लेंथ में जो चेंज आया है डेल्टा L, वो डेल्टा L की वैल्यू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 के बराबर होनी चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि डेल्टा L मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ये इक्विवेलेंट का सीधा सीधा मतलब है कि सेम फिजिकल साइज की हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट, उसमें जो टोटल एक्सपेंशन है वो इस कॉम्बिनेशन के टोटल एक्सपेंशन के बराबर आना चाहिए। तो भाई डेल्टा L हम लिख सकते हैं इस रॉड के लिए, रॉड की लेंथ में चेंज इज इक्वल टू रॉड की इनिशियल लेंथ दैट इज L1 प्लस L2 इनटू इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दैट इज A इनटू चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा L1 यानी इस रॉड की लेंथ में कितना जो है इंक्रीमेंट आया है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे L1 A1 डेल्टा T प्लस डेल्टा L2 का मतलब हो जाएगा L2 A2 डेल्टा T। यहां से डेल्टा T आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपको यहां पे मिलता है A इज इक्वल टू L1 A1 प्लस L2 A2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। तो ये आपको इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मिल जाता है। ठीक है, समझ गए इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। आगे भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, देखते हैं उनको कैसे करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड है। आइसोट्रोपिक का मतलब है कि ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में सेम हो, और नॉन आइसोट्रोपिक का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शंस में सेम नहीं हो, अलग अलग हो, तो उनको नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल कहा जाता है। एक क्यूब है बेटा, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज दिस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी अल्फा एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 550 इंटू 10⁻⁻⁶। मैं सबको -6 में लिख रहा हूं, पावर -6 में। और आपको दिया है कि y डायरेक्शन में जो अल्फा है वो दिया है आपके पास 5 इंटू 10⁻, अच्छा कितना दिया है y और z के अबाउट जो है 5 इंटू 10⁻⁻6 है, 5 इंटू 10⁻⁻6, और z डायरेक्शन में भी कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6। और आपसे पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कितना होगा। तो हम ये जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आपको निकालना है, किसके बराबर होता है अल्फा x प्लस अल्फा y प्लस अल्फा z। ठीक, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इन तीनों का जो है आप समीशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 50, 55 एंड 60। सो इट विल बी इक्वल टू 60 इंटू 10⁻⁻6। और गामा जो है आपको किस फॉर्म में दिया है c इंटू 10⁻⁻6। सो दिस इज c इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻ गया, c इज इक्वल टू 60।
C इज इक्वल टू 60, आपके पास आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक 2 लीटर वाटर है हमारे पास, उसको एक क्लोज कंटेनर में रखा है और इस कॉइल की मदद से इसको हीट किया जाता है। तो यहां पे आपके पास एक कंटेनर है बेटा, और इस कंटेनर में जो भरा हुआ पानी है, इस कंटेनर में जो भरा हुआ पानी है उसको एक रॉड की मदद से हीट किया जाता है, और रॉड की जो पावर रेटिंग है आपको दी गई है 1000 वॉट, और वॉट जो है उसको कह सकते हैं जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड जो है थोड़ी सी लाउड यूनिट है, आपको पता चल रहा है जूल पर सेकेंड का मतलब यदि हम 1 सेकेंड की बात करें तो 1000 जूल के बराबर एनर्जी इस हीटर के द्वारा सप्लाई की जा रही है। 1000 जूल इनपुट है पर सेकेंड, 1000 वॉट का मतलब है। अच्छा, द कंटेनर लूजेस एनर्जी एट दिस रेट। अब हम ये बात भी जानते हैं कि कंटेनर जो होते हैं वो एडियाबैटिक तो होते नहीं है, यानी कि हीट का लेन देन सराउंडिंग के साथ होता रहता है। सब लोग जानते हैं काफी सारे कन्वेक्शन, रेडिएशन दोनों की वजह से इस क्या बोलते हैं डब्बा जो है, कंटेनर जो है, ये हीट को लूज करता है। और हीट के लूज होने का रेट जो आपको दिया हुआ है, मैं इसको पावर लॉस कह सकता हूं। लॉस पावर जो लॉस हो रही है दैट इज 160 जूल पर सेकेंड, यानी 160 वॉट से जो है पावर लूज हो रही है, 1000 वॉट से पावर जो है इनपुट आ रही है। क्वेश्चन में दिया है कि इन हाउ मच टाइम विद द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस। कितने समय में जो ये पानी है हमारा पूरा, ये उसका टेम्परेचर इतने से इतना हो जाएगा। पानी का जो वॉल्यूम है वो दिया है 2 लीटर के बराबर। वाटर की डेंसिटी लगभग हम 1 ग्राम पर ml मान लेते हैं। तो वाटर का मास बेटा कितना मान लीजिए, वाटर का मास मान लीजिए आप 2000 ग्राम, 2000 ग्राम आप मान लीजिए वाटर का मास। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की हम जानते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इस पूरे पानी को, जो हमारे पास 2 kg पानी है, 2000 ग्राम पानी है, इस पानी का टेम्परेचर 27 से 77 पहुंचाने में जो हमें हीट की जरूरत होती है, मैं निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले से, ms डेल्टा टी। मास कितना है 2000 ग्राम, इंटू एस कितना है 1, इंटू डेल्टा टी कितना है बेटा 77 माइनस 27। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि Q की वैल्यू कितनी आएगी, Q की वैल्यू कितनी आएगी ये आप निकाल लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये जो वैल्यू आने वाली है ये कैलोरी में आने वाली है। क्या इस कैलोरी को हम जूल में बदल सकते हैं? यस। तो हम Q की जो वैल्यू आएगी उसमें 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा जूल में, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है। और कितनी रफ्तार से जो हीट है इस वाटर को दी जा रही है वो हम देख सकते हैं कि नेट हीट का जो रेट है बेटा वो कितना है, 1000 आना और 160 जाना। 1000 जूल 1 सेकंड में आ रहा है और 160 जूल 1 सेकंड में बाहर जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं टोटल 840 जूल पर सेकंड जो है हीट वाटर एब्जॉर्ब कर पा रहा है। 1000 दे रहे हैं इसको, 160 वाटर लूज कर रहा है कंटेनर की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि 840 जूल इन 1 सेकेंड वी आर रिसीविंग, एंड इतने जूल की जो है हमें आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टाइम लगेगा आपको, टाइम इन सेकेंड इज इक्वल टू कितनी हीट हमें चाहिए, तो हम Q इंटू 4.2 जो हम निकाल चुके हैं जूल में, डिवाइडेड बाय कितनी रफ्तार से आ रही है, तो 840 जूल पर सेकेंड, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा टाइम इन सेकेंड। फिर आप उसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, आसान सवाल था, कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ ग्लास कंटेनर टू द विस्कस लिक्विड इज 1:4। ठीक, तो इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जो है एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि जो आपके पास लिक्विड है उसका वॉल्यूम यहां पे V लिक्विड के बराबर है, और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है बेटा, कंटेनर का टोटल वॉल्यूम, कंटेनर के टोटल वॉल्यूम की बात करें तो मैं मान लेता हूं VCON, इसको मैं कह देता हूं VOCONT कह देता हूं, कंटेनर का वॉल्यूम V कॉन्ट है। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि इस सिस्टम को हीट किया जाता है, तो सिस्टम को जब हम हीट करते हैं तो हम ये बात भी जानते हैं कि कंटेनर इज अ सॉलिड, सॉलिड को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है। लिक्विड जो है, लिक्विड क्या है, लिक्विड को हीट करने पर वो भी एक्सपैंड होता है।
तो यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो ये जो आपके पास कंटेनर है, कंटेनर का साइज भी बढ़ जाता है, और ये जो लिक्विड है और लिक्विड का साइज भी बढ़ जाता है, वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपके पास यहां पे रहती है। लेकिन क्वेश्चन में ये बात बताई गई है कि जो एम्प्टी स्पेस है कंटेनर में, ये जो आपके पास एम्प्टी स्पेस है बेटा, ये एम्प्टी स्पेस का जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट रहता है। ओहो, एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपको बताना है कि इस लिक्विड के वॉल्यूम का रेशियो इस कंटेनर के वॉल्यूम के रेशियो में कितना हमने लिया होगा। ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। तो हम ये कंडीशन जो है जो क्वेश्चन में दी हुई है ये यहां पे अप्लाई करेंगे कैसे। तो मैंने माना कि हीट करने के बाद इस लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो VLIQ डैश के बराबर हो जाता है, और इस कंटेनर का वॉल्यूम बढ़कर हो जाता है V कॉन्ट डैश के बराबर। ठीक, तो हमारे पास इनिशियली दोनों के वॉल्यूम पता है, फाइनली दोनों के वॉल्यूम पता है, तो क्या मैं यहां से एम्प्टी पार्ट का वॉल्यूम निकाल सकता हूं? कैसे निकालेंगे कि इस कंटेनर के टोटल वॉल्यूम में से इस लिक्विड का वॉल्यूम जो है माइनस कर दीजिए, तो आपको यहां पे मिल जाएगा कि पहले वाले केस में जब हमने हीट नहीं किया था, एम्प्टी पार्ट का जो वॉल्यूम है वो क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और जब हमने हीट कर दिया तब भी एम्प्टी पार्ट का जो वॉल्यूम है एक समान रहता है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि फाइनली जो कंटेनर का वॉल्यूम हो चुका है और फाइनली जो लिक्विड का वॉल्यूम हो चुका है, उनका डिफरेंस ही एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम है। ये दोनों आपस में हमने बराबर कर दिए। अब आप इस V कॉन्ट को इधर ले जाइए और V लिक्विड को इधर ले जाइए, या फिर V इसको इधर ले जाइए, देख लो कैसे भी कर लो। तो मैं इसको ले जाता हूं इधर और इसको ले आता हूं इधर, तो आपको मिलेगा V लिक्विड डैश माइनस V लिक्विड is equal to V container dash minus V container. Final volume of liquid minus initial volume of liquid. This is the change in volume of liquid. Is equal to कंटेनर का वॉल्यूम हीट करने के बाद, कंटेनर का वॉल्यूम हीट करने से पहले, दोनों का जो डिफरेंस है वही कहलाता है डेल्टा V कंटेनर। और हम जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है उसके वॉल्यूम में जो चेंज आता है वो कितना होता है, V नॉट गामा डेल्टा टी के बराबर। तो यहां मैं लिख सकता हूं इसका ओरिजिनल वॉल्यूम लिक्विड का इनटू इसका गामा ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू इसका इनिशियल वॉल्यूम V कंटेनर इनटू इसका गामा कंटेनर इनटू डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, आपको मिलता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इनिशियल इज इक्वल टू गामा ऑफ कंटेनर डिवाइडेड बाय गामा ऑफ लिक्विड। और ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कंटेनर और लिक्विड के जो गामा है, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, वो कितने दिए हुए हैं। कंटेनर का विस्कस लिक्विड के साथ 1:4 है रेशियो, तो यहां पे आपके पास आंसर जो होगा दैट विल बी 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 3 रॉड हैं, उनकी लेंथ बराबर है इन तीनों की, वर्लिक डायग्राम में दिख नहीं रही है, और इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी बराबर है। क्वेश्चन में दिया है कि स्टेडी स्टेट में ये हमारे पास सिस्टम है। स्टेडी स्टेट हम जानते हैं, स्टेडी स्टेट एक वो स्टेट होती है जब इस रॉड के मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है और हीट की जो रफ्तार है फ्लो होने की, हीट करंट की जो वैल्यू है हर एक पार्ट में एक समान हो जाती है। एच की जो वैल्यू है यानी dQ/dt जो है बेटा वो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है थ्रू एवरी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। इस पूरे रॉड के, इस पूरे सिस्टम के हर एक पार्ट में हीट करंट बराबर हो जाता है। और हीट करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, माइनस ऑफ KA डेल्टा T बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा T बाय डेल्टा एक्स, या डेल्टा T बाय L भी आप लिख सकते हैं एक रॉड के लिए। अच्छा, तो मतलब यहां इसमें हीट करंट, इसमें हीट करंट और इसमें हीट करंट आपस में बराबर होना चाहिए। आप चाहें तो इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये तीनों जो रेजिस्टर्स हैं, तीनों रॉड जो हैं सीरीज में लगी हैं, तो इनमें करंट जो है बराबर होगा, करंट जो है बराबर होगा। ठीक बात, एक ही बात है, चाहे हीट से समझें चाहे करंट से समझें। तो भाई इसमें क्या कर दो आप, करंट बराबर कर दो। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इसको H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3, तीनों में हीट करंट बराबर होंगे। तो मैं लिखूंगा पहले में हीट करंट माइनस ऑफ K1 इंटू A इंटू डेल्टा T, टेम्परेचर का डिफरेंस, दिस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 70 माइनस 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा X, यानी कि X में डिफरेंस, X में डिफरेंस यानी कि लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ सबकी बराबर है, तो मैं यहां लिख देता हूं L इज इक्वल टू माइनस ऑफ K2 इंटू A
टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है 20 माइनस 70, अगर आपके पास 20 माइनस 70 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब इसका x माइनस इसका x, यानी कि इस लेंथ की बात की जा रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम l, क्योंकि तीनों की लेंथ बराबर क्वेश्चन में दी हुई है, एरिया भी बराबर है। इज इक्वल टू, सबसे लास्ट वाली रॉड के लिए मैं हीट करंट लिख रहा हूं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस K3 इंटू ए, माइनस K3 इंटू ए इंटू डेल्टा टी, दिस टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर, 0 माइनस 20, तो आपके पास 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ l। तो आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे, AL 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 आपस में कैंसिल आउट हुए, इस माइनस को अंदर एब्जॉर्ब करवा दीजिए, तो आपको मिलेगा K1 इंटू 30 इज इक्वल टू K2, माइनस को एब्जॉर्ब करवा लीजिए, K2 इंटू 50, K2 इंटू 50 इज इक्वल टू, यहां पे आपको मिलेगा K3, माइनस को एब्जॉर्ब करवा लीजिए, K3 इंटू 20 इज इक्वल टू K3 इंटू 20। अब इन सबको मान लीजिए एक कांस्टेंट k के बराबर, कांस्टेंट k के बराबर मान लीजिए, तो आपको यहां से मिल जाएगा, या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं कि अच्छा ऐसे ही ठीक है कि K1 की वैल्यू लिख दीजिए k बाय 30, या k बाय 000 उड़ा भी सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा ये K1 इज इक्वल टू k बाई 3, K2 इज इक्वल टू k बाय 5 एंड K3 इज इक्वल टू k बाई 2। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि हमारे पास एक आइस है, सिस्टम में आइस है और वाटर है, आइस है और वाटर है, ठीक है। तो आपको इस आइस की स्पेसिफिकेशन दी है कि दैट 100 ग्राम ऑफ आइस वी हैव, और इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। और सिस्टम में क्या है, और सिस्टम में है 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, वाटर 200 ग्राम एट 25 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। तो हमने कैलोरीमेट्री में ये सीखा है कि जब भी दो आपके पास सिस्टम है, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम या एक सब्सटेंस ये, दूसरा सब्सटेंस ये, दोनों के टेम्परेचर अलग अलग हैं, तो उनमें हीट का एक्सचेंज होता है। जो ज्यादा टेम्परेचर वाला जो हमारे पास सब्सटेंस है वो हीट लूज करता है, और जिसका टेम्परेचर कम है वो हीट को गेन करता है, और तब तक हीट का फ्लो होता है जब तक कि उनके टेम्परेचर एक समान नहीं हो जाते, तब जाके हीट का जो ट्रांसफर है वो उन दोनों के बीच में रुक जाता है। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम उनमें अचीव हो जाता है। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि इस वाटर की गर्मी से, इस वाटर की गर्मी से, बिकॉज इसका टेम्परेचर ज्यादा है, कितना अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो जाएगा। अब इसका जवाब 100 ग्राम नहीं होगा, बिकॉज ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं सारे के सारे 100 से कम है। तो इसका मतलब कि पूरी आइस को हम मेल्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये जो गर्मी दे रहा है वो इनफ नहीं है इस आइस के लिए, ठीक है। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि कुछ छोटा सा पार्ट जो है इसका मेल्ट होता है, पूरा पूरा मेल्ट नहीं होता है। तो उसका कारण क्या रहा होगा कि इसने जो गर्मी दी है, इसने जो हीट दी है, दैट वाज नॉट सफिशिएंट। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं इसकी औकात कि कितनी हीट ये दे सकता है यदि ये 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए, ठीक है। आइस तो बन नहीं जाएगा ये ठंडा होके। तो हम यहां पे देख लेते हैं कि ये अमाउंट जो है वाटर का, ये यदि 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो कितनी हीट यहां से निकलने वाली है। तो इस वाटर का हम 0 डिग्री सेल्सियस तक वाटर हम बना देते हैं और चेक करते हैं कि कितनी हीट ये मैक्सिमम दे सकता है। वो सारी की सारी हीट हम देखेंगे कि कितनी आइस उससे मेल्ट हो जाएगी। ऐसा हिसाब आपको लगाना पड़ता है जब दो अलग अलग स्टेट के जो आपके पास सिस्टम है उनको कंबाइन किया जाता है। दो अलग अलग स्टेट के सब्सटेंस हैं तो आप ऐसी कैलकुलेशन आपको कर लेना चाहिए, ये रिकमेंडेड होता है। तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं फॉर्मूला ms डेल्टा टी वाला, कितनी हीट यहां पे हमें मिलने वाली है। सो 200 ग्राम को 0.2 लिख दीजिए, 0.2 kg, और s की वैल्यू आपको दे रखी है, s यानी कि वाटर का स्पेसिफिक हीट 4200 इंटू डेल्टा टी, ज्यादा माइनस कम टेम्परेचर यानी कि 25। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा आपके पास, ये 0.2, ये जो आपके पास डेसिमल है उससे एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये 25 और 2 हो गए 50।
सो 420 इंटू 50, 10 20, 5 दूनी 10, 20 21, 21 ये हो गया 42 पंजा 210 और 00 21,000 जूल एनर्जी आपको यहां से मिलने वाली है। अब हम चेक करेंगे कि 21,000 जूल एनर्जी से कितना आइस जो है मेल्ट होगा और मेल्ट होके 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाएगा। तो इसका कन्वर्जन हम कर देते हैं। लेट्स से इसका जो है x ग्राम ऑफ आइस जो है वो मेल्ट होता है और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टेट में चेंज हो रहा है, तो लेटेंट हीट का यहां पे इस्तेमाल होता है। तो Q इज टू ml वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि मैंने मान लिया x ग्राम ऑफ आइस जो है मेल्ट होती है, लेटेंट हीट आपको दे रखी है 3.4 इंटू 10⁵ और यहाँ पे हीट कितना दिया है बेटा, हीट दिया है आपको 21,000 जूल, 21,000 जूल। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे x की वैल्यू, दैट इज 21,000 डिवाइडेड बाय 3.4 इंटू 10⁵। ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो है वो किलोग्राम में आपको मिलने वाला है और किलोग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ग्राम में आंसर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है आपको कैलोरी मीटर का वाटर इक्विवेलेंट इज 20 ग्राम। यानी कि कैलोरी मीटर में क्या होता है, देखिए अलग अलग मटेरियल से वो बना होता है। अब यदि हम देखें कि कैलोरी मीटर हमारी कितनी हीट खा रहा है तो कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि कैलोरी मीटर देख लेते हैं कि कितनी हीट ये ले रहा है और उस हीट के बराबर जो है हीट कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज कर रहा होता तो उस वाटर की क्वांटिटी कितनी होती। सो दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। सिंपल शब्दों में बताएं तो आप उस कैलोरी मीटर की जगह आप उस 20 ग्राम वाटर वहां पे मान लीजिए, आप मान लीजिए कि वहां पे कैलोरी मीटर नहीं है और 20 ग्राम पानी उसकी जगह रखा गया है। सो टोटल हमारे पास 180 ग्राम वाटर है और 20 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट की वजह से वाटर है, तो आपके पास 200 ग्राम वाटर रखा है हमारे सिस्टम में, 200 ग्राम वाटर। इसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब इसमें मिला दी जाती है m ग्राम ऑफ स्टीम। इसमें क्या मिला दिया जाता है, m ग्राम ऑफ स्टीम इसमें मिला दी जाती है और स्टीम का टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछा गया है कि इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस आपको करना है यदि, तो कितने ग्राम स्टीम की आवश्यकता यहां पे होने वाली है। हमें इस पूरे सिस्टम में क्या बनाना है, 31 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाना है। अब देखिए 31 डिग्री सेल्सियस पे ना तो स्टीम एग्जिस्ट कर सकती है ना आइस एग्जिस्ट करेगी, तो हम ये बात भी समझ गए कॉमन सेंस से कि ये वाटर ही होने वाला है। अच्छा, तो बताइए बेटा कि यहां से ये बनाने के लिए इसको हीट देनी पड़ी होगी, तो यहां से इसके जो कन्वर्जन हुआ है उसमें हीट निकली होगी और इससे इसका जो कन्वर्जन हुआ है इसमें हीट की आवश्यकता पड़ी होगी। यहां से हीट निकली है और यहां हीट आई है, तो हीट जितनी निकली है हीट इतनी आई है, वो आपस में आप बराबर कर सकते हैं। तो भाई यहां पे लगाते हैं कि 200 ग्राम आपके पास है, 200 ग्राम आपके पास वाटर है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया है 1 और डेल्टा टी कितना हो जाएगा आपके पास 25 एंड 31 विच इज 6 डिग्री सेल्सियस, 31 ही है ना, यस, इज इक्वल टू ये हीट बेटा एब्जॉर्ब की हुई हीट है और कितनी हीट निकली है स्टीम से, तो स्टीम पहले वाटर में कन्वर्ट हुई होगी, स्टीम पहले वाटर में कन्वर्ट हुई होगी, तो m इंटू 540 के बराबर वहां पे एनर्जी निकली होगी। फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 31 डिग्री सेल्सियस वाटर आया होगा, तो वहां पे ms डेल्टा टी के बराबर हीट और निकली होगी। तो यहां पे लिख सकता हूं m इंटू एस इंटू डेल्टा टी ज्यादा माइनस कम। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा m का। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि दो मटेरियल हैं, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको दी हुई है, तो आपको बताना है कि इनके इंटरफेस का टेम्परेचर कितना होगा। मैंने मान लिया इंटरफेस का टेम्परेचर थीटा के बराबर होगा, स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब इस पहले वाले पार्ट में जो हीट की रफ्तार है, हीट करंट है, हीट के फ्लो होने का रेट है, वो इस वाले पार्ट में हीट के फ्लो होने की रफ्तार यानी हीट करंट के बराबर होगा। सो हीट करंट बराबर हीट करंट, इस पार्ट में हीट करंट बराबर इस पार्ट में हीट करंट। हीट करंट का फॉर्मूला -KA डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। देखिए कैसे करेंगे, तो पहले वाले पार्ट में इस वाले छोटे से सेक्शन में मैं हीट करंट लिख रहा हूं, सो -K इंटू ए, एरिया कौन सा, जिस एरिया में से हीट निकल रही है, तो मैंने मान लिया वो एरिया ए के बराबर है।
इंटू डेल्टा टी, यानी कि आगे वाले पार्ट का टेम्परेचर माइनस पीछे वाले पार्ट का टेम्परेचर। तो हम लिखेंगे आगे वाले पार्ट का टेम्परेचर यहां का थीटा है, माइनस पीछे वाले पार्ट का टेम्परेचर जो है थीटा 2 है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब है कि इस सेगमेंट की लेंथ कितनी है, वो डी के बराबर आपको क्वेश्चन में दी हुई है, डी इज इक्वल टू इस वाले पार्ट में हीट करंट। इस वाले पार्ट में हीट करंट का मतलब है कि माइनस के ए डेल्टा टी बाय एल। तो यहां से आपको मिलेगा माइनस ऑफ के इंटू ए, एरिया समान है, डेल्टा टी यानी थीटा 1 माइनस थीटा, डिवाइडेड बाय सेगमेंट की लेंथ कितनी है, 3d के बराबर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा के ए डी। आपको यहां मिलेगा, माइनस को एब्जॉर्ब करवा लीजिए, 3 टाइम्स थीटा 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/3 थीटा माइनस थीटा 1। तो जाएगा आपके पास 9 थीटा 2 माइनस 9 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा 1। और ये आपको मिलेगा 10, इधर ले जाइए, थीटा 1 है ना, थीटा माइनस थीटा 1, अच्छा थीटा को इधर ले जाइए, 10 थीटा और यह जाएगा थीटा 1 प्लस 9 थीटा 2, थीटा 1 प्लस 9 थीटा 2। तो यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा 1/10 प्लस 9 थीटा 2/10। तो ए ऑप्शन जो है यहां पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी, सिलेंडर जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 के बराबर है, जिसका रेडियस R है, ठीक है, और मैं यहां पे बड़ा बनाता हूं सिलेंडर। ये एक सिलेंडर है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका रेडियस जो है R के बराबर है। इस सिलेंडर के ऊपर हमने एक और सिलेंडर बनाया है, एक और सिलेंडर बनाया है जो अलग मटेरियल का है, जो अलग मटेरियल का है, जिसका आउटर रेडियस तो 2r का है और इनर जो मटेरियल है, इनर जो रेडियस है वो r के बराबर है। ये r के बराबर इनर रेडियस, आउटर रेडियस 2r के बराबर, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 के बराबर है, इस तरीके से। और इस सिलेंडर में इंपॉर्टेंट बात यह है, जो लोग भूल जाते हैं, लास्ट तक इस क्वेश्चन को पढ़ना। इसमें हीट का फ्लो जो है वो लेंथ के अलोंग होता है, यानी हीट यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, लेंथ के अलोंग बह रही है। लेंथ के अलोंग जो हीट है वो बह रही है बेटा, लेंथ के अलोंग बह रही है। यानी कि आपके पास ये यदि एक सिलेंडर है तो इस सिलेंडर में जो हीट है वो अंदर से भी जा रही है और बाहर वाले पार्ट से भी जा रही है। दो इंडिपेंडेंट रास्तों से हीट जो है वो जा रही है। हीट इस रास्ते से भी जा रही है K1 कंडक्टिविटी वाले मटेरियल से, और हीट K2 कंडक्टिविटी वाले मटेरियल से भी जा रही है अलोंग द लेंथ। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ये दोनों जो आपके पास कंडक्टर्स हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि हीट को फ्लो होने के रास्ते जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, कि एक रास्ता अलग है, दूसरा रास्ता अलग है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो करंट पहले में से जाता है वही करंट दूसरे में से जाता है, लेकिन यहां पे नहीं ऐसा। यहां इससे कुछ करंट जाएगा, इससे हीट का फ्लो कुछ अलग जा रहा होगा, दोनों अलग अलग रास्तों से जा रहे होंगे। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था रिजल्ट K इक्विवेलेंट निकालने का। K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। नलायकों, निकाला नहीं होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था निकालने के लिए कि पैर निकाल लेना रिजल्ट फाइनल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट ये है। सीरीज में आपको मैं रिजल्ट बताऊं, आपको सीरीज में जो रिजल्ट होता है वो होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। ये रिजल्ट होता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो हम पैरेलल वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे लेंथ जो है दोनों की बराबर है, एरिया दोनों के अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा K1 इंटू A1, यानी कि R वाले रेडियस का एरिया आपको लिखना है, किस एरिया में से हीट जा रही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि पाई R स्क्वायर विल बी द एरिया प्लस K2 इंटू एरिया, जो आपके पास दूसरा मटेरियल था उसका एरिया कितना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ये इसका पूरा एरिया है, और ये एरिया आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस पाई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर प्लस 3 पाई r स्क्वायर। सॉल्व इसको आप कर लीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ से K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाय 4। K इक्विवेलेंट आपको यहाँ से मिल जाता है K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाय 4।
K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाय 4, डी ऑप्शन। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है कि स्टेडी स्टेट में आपको करंट निकालना है इस सिस्टम के लिए। तो हम ये बात समझ गए कि ये आपके पास एक स्लैब है जिसका जो लेंथ है वो x के बराबर है, एक स्लैब ये है, इसका लेंथ 4x के बराबर है, और करंट इस तरीके से यहाँ पे फ्लो हो रहा है दो स्लैबों में, इसका k है, इसका 2k है। तो ये कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी हुई है कि हीट जो पहली स्लैब से पास हो रही है उतनी ही हीट इस 2k स्लैब से पास हो रही है। इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। तो ऐसे ही आप यहाँ पे लगा सकते हैं फॉर्मूला कि इन दोनों स्लैब की जगह यदि मैं एक सिंगल स्लैब लगाना चाहता हूं तो K की वैल्यू कितनी आएगी, L1 प्लस L2 यानी कि x प्लस 4x डिवाइडेड बाय L1 बाय K1, L1 बाय K1, L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2, 4x बाय 2K। ये आपके पास K इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसका मतलब इस पूरे दोनों स्लैब को हटा के हम एक सिंगल स्लैब लगा सकते हैं विद द सेम फिजिकल साइज। तो यहां से 2 से गया 2, यहाँ आपको मिलेगा आपके पास 5x डिवाइडेड बाय x बाय k, 2x बाय k, 3x बाय k, 3x बाय k, x से x गया तो आपको मिलता है यहाँ पे 5k बाय 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ k इक्विवेलेंट। इसका मतलब इन दोनों स्लैब को हटा के मैं 5k बाय 3 रख सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं एक सिंगल स्लैब रख सकता हूँ जिसका थर्मल कंडक्टिविटी 5k बाय 3 होगा, जिसका फिजिकल साइज सेम होने वाला है एज द प्रीवियस सिस्टम। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर यहाँ पे T2 है और यहाँ पे टेम्परेचर T1 के बराबर है। आपको हीट करंट निकालना है, हीट करंट कितना जा रहा होगा। तो यहाँ पे हीट करंट मैं निकाल सकता हूँ, कितना होगा, माइनस ऑफ KA फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डेल्टा x, यानी कि लेंथ कितनी है 5x के बराबर। K की वैल्यू कितनी है 5k बाई 3, तो K की जगह 5k बाई 3 रख देंगे। ठीक है, तो 5 से 5 चला गया, आपको रिजल्ट मिलता है H इज इक्वल्स टू KA बाय 3x T2 माइनस T1। अब जो पूछा है आप वहां पे बता दीजिए, जो पूछा है आपसे वो बता देंगे क्या आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें दिया है कि एक लॉन्ग मेटालिक बार है और इसको हीट किया जाता है, तो उसके किसी एक जनरल पॉइंट पर टेम्परेचर कितना होगा। ये भी मैंने आपको लिखा रखा है कि एक रॉड है, स्टेडी स्टेट में बात कर रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, T1 ज्यादा है T2 से, रॉड की लेंथ L है, किसी एक जनरल पॉइंट पर आपसे टेम्परेचर पूछा जा रहा है, x दूरी पर टेम्परेचर मान लिया T के बराबर है, T की वैल्यू होने वाली है T1 माइनस एक्स अपॉन L इंटू T1 माइनस T2। ये रिजल्ट होता है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी जैसी लाइन है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी जैसी लाइन है, लीनियरली टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यहां से यहां तक टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और 13 में आपको दिया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक मेटल की आपको दी है Cp इज इक्वल टू दिस। अब यहां देख सकते हैं कि Cp जो है वो वेरिएबल है, Cp इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कितना है वैल्यू 32 बाय 400 रेज टू द पावर 3 एंड Tq। ठीक है, आपको निकालना है कि टोटल हीट कितना लगेगा इसको कूल करने में, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं mcp जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए mcp dt, और यहाँ पे लिमिट आप लगा देंगे, कितना हो जाएगा 20 केल्विन टू 4 केल्विन। ठीक है, और इसका मॉड आप ले लेना, तो आपको टोटल हीट जो है वो पता चल जाएगी। एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा इक्वल टू 0.002 किलो जूल आंसर आना चाहिए। सिंपल इंटीग्रेशन है, टी रेज़ टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है, दैट इज टी रेज़ टू द पावर 4/4। ठीक है, हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं, और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा।
ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।